इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी अपने रीसेंट ट्वीट में उन सभी देशों का आभार व्यक्त किया था जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम कहीं पर भी नहीं था। तो क्या इजराइल और भारत की दोस्ती अब पहले जैसा नहीं रहा है? यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी किस वजह से अपनी एंटायर F-22 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। मार्टिन बेकर की तरफ से अपने लेटेस्ट IN-18 सीरीज की इजेक्शन सीट को ऑफर करने के बावजूद भी HAL और ADA की तरफ से तेजस MK2 की प्रोटोटाइप्स में IN-16 सीट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। और अंत में पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से किए गए दो सबसे बड़ी डिफेंस डील S-400 और राफेल में से असल में कौन सबसे ज्यादा बेहतर है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और इजराइल की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि अभी इजराइल की हालत सही नहीं है, यानी कि इजराइल में अभी काफी तनाव का माहौल है और हमास के साथ चल रही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पर जंग जैसे हालात चल रहे हैं। ऐसे में कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब इसमें भी सबका अपना अपना विचारधारा होता है, जिस वजह से किसी चीज को देखने का लोगों का नजरिया अलग होता है। लेकिन ये बात सच है कि जब भी कोई जंग होता है उसमें काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इजराइल को या फिर फलस्तीन के हो। लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाने के लिए उन सभी देशों का धन्यवाद किया गया था जिन्होंने सीधे तौर पर इसमें इजराइल का समर्थन किया था। लेकिन उस ट्वीट के लिस्ट में कहीं पर भी भारत का नाम नहीं था। तो इसी बात को लेकर अभी हमारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि किस वजह से भारत का नाम इसमें नहीं लिया गया था, जबकि इजराइल और भारत की काफी अच्छी दोस्ती है। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आप सभी को बताया था कि अभी तक भारत की तरफ से भी खुले तौर पर इजराइल का समर्थन नहीं किया गया है और ये एक मेजर कारण हो सकता है जिस वजह से इजराइल की तरफ से इसमें भारत का नाम मेंशन नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इतने मुश्किल वक्त में इजराइल की तरफ से भारत को चाइनीज रायते से निपटने के लिए सभी मेडिकल इक्विपमेंट को सप्लाई किया गया है। इसी वजह से भी ट्विटर में ये सवाल किए जा रहे हैं और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी ये सवाल किया जा रहा है कि भारत किस वजह से अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर नहीं करता है कि वो किसका समर्थन कर रहा है। क्योंकि एक तरफ इतने मुश्किल वक्त से गुजरते हुए भी इजराइल की तरफ से भारत को मेडिकल इक्विपमेंट को सप्लाई किया जा रहा है, पर अभी तक भारत खुले तौर पर इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। वो बात अलग है कि भारत के जो लोग हैं और नागरिक हैं वो खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और ठीक उसी तरीके से इजराइल की तरफ से उनके लिए मेडिकल सप्लाई को भेजा जा रहा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो हम शायद अभी इजराइल से थोड़ा दूर जाने लगे हैं। अगला अपडेट आज तक बनाए गए सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि F-22 को लेके। F-22 को जब 2005 के आसपास लॉन्च किया गया था, तब से लेके आज तक इसको काउंटर करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना है। लेकिन अभी स्पुतनिक मैग रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली F-22 को रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। अभी भी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर की बात करें तो F-22 है, क्योंकि भले इसके बाद F-35 को डेवलप किया गया था, लेकिन अभी तक ऑफिशियली F-35 को अपने प्राइमरी रोल में सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं किया जा सका है। इसी बीच यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल का कहना है कि 2030 के आसपास वो धीरे धीरे करके F-22 को रिटायर करना शुरू करने वाले हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 2030 तक F-22 की एयरफ्रेम पुराने होने लगेंगे, जिस वजह से इनिशियली जिन F-22 को इंडक्ट किया गया था उनको रिप्लेस करना शुरू किया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स अभी F-22 को रिप्लेस करने के लिए पहले से ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही है, जिसके बारे में कुछ महीने पहले यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से हिंट दिया गया था और इसका नाम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर बताया गया था, जो कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन ये बात कंफर्म हो चुका है, जब तक यूनाइटेड स्टेट की नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट तैयार नहीं होता है तब तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-22 को कम्प्लीटली रिटायर नहीं किया जाएगा। एक और दिक्कत अभी ये हो रहा है कि F-22 को सिर्फ लिमिटेड नंबर में बनाया गया था और इनकी प्रोडक्शन लाइन को उसके बाद बंद कर दिया गया था, जिस वजह से अभी चाहकर भी नए एयरक्राफ्ट को बनाया नहीं जा सकता है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से इसको एक नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने वाला है। जबकि अभी भी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से अपने
पुराने F-15 जैसे एयरक्राफ्ट को F-15 EX सीरीज के एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जा रहा है, पर F-22 के साथ वैसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही इसकी प्रोडक्शन बंद होने की वजह से अगर वो आगे चल के इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर लिमिटेड नंबर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, जिस वजह से इसको अभी पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का फैसला किया जाए, जिसको शायद 2030 के आसपास इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट LCA Mk2 या तेजस Mk2 को लेके 2 दिन पहले ये खबर सामने आया था कि ADA की तरफ से अभी तेजस Mk2 या LCA Mk2 की पहली प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए उत्तम एस रडार की 2 प्रोटोटाइप को बनाने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, क्योंकि 2022 के अगस्त से पहले इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया है, जिस वजह से अभी से इसकी सभी सबसिस्टम को इंटीग्रेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच ADA और HAL की तरफ से तेजस Mk2 में भी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, क्योंकि पहले से इन सीट्स को तेजस में इस्तेमाल किया जा रहा है और तेजस Mk1 और तेजस की Mk1A वेरिएंट के लिए भी मार्टिन बेकर की IN-16G सीट्स को सप्लाई करने के लिए मास ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। अभी तक हमें इसे 54 सीट को डिलीवर किया जा चुका है और आगे चल के 93 सीट और डिलीवर किए जाने वाले हैं। इन सभी को तेजस Mk1 और Mk1A में इस्तेमाल किया जाएगा, तो आगे चल के तेजस Mk2 के लिए भी हमें एडिशनल ऑर्डर को प्लेस करना पड़ सकता है। इसी बीच मार्टिन बेकर की तरफ से अपनी सबसे एडवांस IN-18 सीट्स को भी भारत को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अभी HAL की तरफ से IN-16 सीट्स के साथ ही जाने का फैसला किया गया है। हो सकता है इसे सिर्फ अभी प्रोटोटाइप्स में इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के प्रोडक्शन वेरिएंट में IN-18 मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल IN-16 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और इसी साल के अंत तक एडिशनल 93 सीट के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिनको स्पेशली तेजस की Mk1A वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट राफेल और S-400 सिस्टम को लेके है। ये दोनों ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए सबसे नए हथियार हैं और इनको अभी इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन हथियार कहा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए डिफेंस डील में भी सबसे महंगे डील थे। अब हालांकि पहले ही हमें राफेल की एक स्क्वाड्रन को डिलीवर किया जा चुका और इसी साल के एंड तक हमको कंप्लीट 36 जेट को डिलीवर कर दिया जाएगा और S-400 सिस्टम की डिलीवरी भी इसी साल की नवंबर से शुरू होने वाली है। तो अभी इसको लेके ये बहस किया जा रहा है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, और इसका एक सीधा सा जवाब ये कि ये दोनों ही भारत के लिए 2 डिफरेंट रोल को निभाने वाले हैं, तो हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आगे चल के जब भारत की तरफ से इनको सिंक्रोनाइज मैनर में इस्तेमाल किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा, तो इससे इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट आगे चल के भारत के दुश्मनों के ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब S-400 सिस्टम भारत को एक कंप्लीट एयर डिफेंस शील्ड को प्रोवाइड करने वाला है, तो दूसरे तरफ राफेल भारत को ऑफेंसिव फायर पावर देने वाला है, क्योंकि S-400 सिस्टम में जो रडार लगा हुआ है वो लगभग 600 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रैक कर सकता है और एक ही बार में लगभग 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसमें जो मिसाइल मौजूद है वो भी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज हो सकते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान या चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ करने से काफी पहले ही S-400 सिस्टम के निशाने पे आ चुके होंगे। साथ ही दूसरी तरफ राफेल अपने मिट्योर मिसाइल के साथ आसानी से एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे से भी S-400 सिस्टम उसको बैकअप देने वाला है। इसके अलावा राफेल अपने स्कैल्प मिसाइल की वजह से दुश्मन के रडार स्टेशन को या फिर कोई भी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर भी इंडियन एयरस्पेस में रहकर ही निशाना बना सकता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों को अगर कंबाइन करके भारत इस्तेमाल करता है तो इससे भारत के ऑफेंसिव और डिफेंसिव फायर पावर काफी हद तक बेहतर होने वाला है। लेकिन अगर 1v1 राफेल को S-400 सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाएगा तो ये बताना मुश्किल है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, क्योंकि ये दोनों ही 2 अलग टाइप के वेपन है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट है तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला अपडेट क्वाड और चाइना को लेके, जैसे कि कल ही अपडेट सामने आया था कि चाइना अभी क्वाड को लेके काफी परेशान हो रहा है और अभी से ही क्वाड को काउंटर करने के लिए चाइना अपनी एक खुद की अलाइड फोर्स को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच यूरोपियन यूनियन के रिलीजियस फ्रीडम फोरम के प्रेसिडेंट जिलानी यंग ने बताया कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो सभी क्वाड कंट्रीज को एक अलायंस को फॉर्म करना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं कि एक मिलिट्री अलायंस हो, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए एक इकोनॉमिक अलायंस को बनाना काफी जरूरी है, जो कि हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की इकोनॉमिक एजेंडा को सपोर्ट करने वाले हैं और स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करने वाले हैं। इसी बीच अभी यह भी सुनने को मिल रहा है कि अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन होने वाली है। हाल ही में होने वाली यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में हमारे पीएम भी जाने वाले थे, लेकिन अभी चाइनीज आईटी की वजह से वो नहीं जा पाए थे। पर अभी अगर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है
तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशन काफी बेहतर बनते जा रहे हैं और 2018 और 2019 के बीच जो बैलेंस ट्रेड था वो लगभग 115 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। इसके अलावा जो एफडीआई इन्वेस्ट था वो 8% से सीधा 18% तक इंक्रीज हुआ था और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तरफ से अभी भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कोई एक देश नहीं है जिसकी सपोर्ट करने से भारत के साथ कोई भी एग्रीमेंट को साइन किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे देश है, जिसमें से काफी सारे देश तो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ देश भी अभी मौजूद है जो कि भारत से नफरत करते हैं और हमारे जो दुश्मन देश है उनको समर्थन करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।